नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम कानपुर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इम्यूनोलॉजी में पूछे गए उन क्वेश्चंस के बारे में जो काफी अच्छे हैं और आप उनसे सीख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो CSIR में पूछे गए हैं और उनको सेलेक्ट करने का कारण यही है कि कैसे हम लोग इम्यूनोलॉजी में चीजों को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स जब आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे तो आपको लगता होगा कि काफी कठिन है, इनसे क्वेश्चन निकालना आसान नहीं है। या जब आप क्वेश्चंस भी देखते होंगे, कई बार स्टूडेंट्स ही मुझसे कहते हैं कि सर इम्यूनोलॉजी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं और मुझे निकालने में परेशानी होती है। तो हो सकता है ऐसा, लेकिन मेरा तो मानना यह है कि यदि थोड़े से बेसिक्स हमारे क्लियर हैं, इम्यूनोलॉजी की भी एक बेसिक साइंस है और साइंस मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं या जिसने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और यदि आप इम्यूनोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, यदि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो साइंटिफिक हैं, इम्यूनोलॉजिकल साइंस के अकॉर्डिंग है, तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस का जवाब दिया जा सकता है। तो हम लोग उनको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। कुछ चीजें और भी हैं, उनके बारे में आपको बताएं कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके थोड़े आसान होते हैं, मैं उन पर भी डिस्कस करूंगा किसी इस क्वेश्चन को कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी कुछ 2-3 एग्जाम पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है टॉल लाइक रिसेप्टर से। टॉल लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन मैमेलियन मैक्रोफेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय types of macromolecules that are not present in vertebrates but are present in certain groups of microbial pathogens. When these pathogens infect macrophages, TLR signaling is stimulated. Following are the list of macromolecules in column A and type of TLR in column B. तो यहाँ पर क्या है कि हमें टॉल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में बताया गया। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, ये इनेट इम्यूनिटी के रिसेप्टर्स हैं जो पैथोजन के सिग्नेचर कंपाउंड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। और वो पैथोजन जो पाए जा रहे हैं, जो हमें इन्फेक्ट करते हैं, उनके वो मैक्रोमोलिक्यूल, सिग्नेचर मॉलिक्यूल, जिन्हें हम पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न कहते हैं, वो जनरली वर्टिब्रेट्स में नहीं पाए जाते हैं। जैसे पेप्टिडोग्लाइकन है, फ्लैजिलिन है, लाइपोपॉलीसैकेराइड है, ये स्ट्रक्चर वर्टिब्रेट्स में नहीं पाए जाते हैं। तो इन सिग्नेचर कंपाउंड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हमारे टॉल लाइक रिसेप्टर्स और इस तरह से हमारी बॉडी सेंस कर लेती है वो पैथोजन हमारी बॉडी में है या नहीं है। तो एक कॉलम में यहां पर लाइपोपॉलीसैकेराइड, फ्लैजिलिन, डबल स्टैंडर्ड RNA और अनमेथाइलेटेड CpG डाइन्यूक्लियोटाइड हमें दिया गया है और दूसरे कॉलम में हमें दिए गए हैं टॉल लाइक रिसेप्टर्स। तो बहुत ही आसान है, कहीं से भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान लिस्ट है। जो TLR3 है, जो TLR टॉल लाइक रिसेप्टर 3 हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं डबल स्ट्रैंडेड RNA के लिए, ये रिकॉग्नाइज करते हैं डबल स्ट्रैंडेड RNA। जो टॉल लाइक रिसेप्टर 4 हैं, ये लाइपोपॉलीसैकेराइड स्पेसिफिक होते हैं। जो टॉल लाइक रिसेप्टर 5 है, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है। जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं, ये अनमेथाइलेटेड CpG को रिकॉग्नाइज करता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, लाइपोपॉलीसैकेराइड LPS। तो जो फर्स्ट है उसका B ऑप्शन जाना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत है, फोर्थ आंसर गलत है। पहला, यदि हम सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में देखें तो B और B है। यदि हम फ्लैजिलिन को देखें तो फ्लैजिलिन रिकॉग्नाइज होता है TLR5 से, तो जो सेकेंड है वो B से मैच करे, सेकेंड C से मैच करेगा। तो जरा सेकेंड को देखते हैं। यहां सेकेंड में, सेकेंड ऑप्शन में A से मैचिंग है, जबकि थर्ड में C के साथ है। इस तरह से जो आंसर सेकेंड है वो भी गलत हो गया है। और वैसे यदि हम लोग 3 ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं, इसका मतलब ये थर्ड सही है। यदि हम यहां से ना शुरू करते, यदि मान लेते हम लोग शुरू करते हैं अनमेथाइलेटेड CpG से, किसी स्टूडेंट को ये पता है TLR9 अनमेथाइलेटेड CpG को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, इसका मतलब फोर्थ का D है। तो यदि देखें फोर्थ का D, तो पहला फोर्थ आंसर गलत है और सेकेंड आंसर गलत है।
अब केवल आंसर जो बच रहा है वो फर्स्ट और थर्ड है। मैं उन संभावना की बात कर रहा हूं जिसको एक या दो पता है। अब मान लेते हैं उस स्टूडेंट को पता है कि जो TLR4 है वो LPS को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड पहले में है तो इसमें बी है, और सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में भी है। तो यदि हम TLR4 LPS को रिकॉग्नाइज करता है और यदि हम फर्स्ट और थर्ड आंसर में इसको रखें तो पहला जो ऑप्शन है उसमें LPS को लिंक किया गया है ए के साथ, लाइपोपॉलीसेकेराइड, तो पहला गलत हो गया, तब भी हमारा थर्ड आंसर सही हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको इस लिस्ट में किसी दो TLR के बारे में पता है तब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो यदि कभी क्वेश्चन में आपको एक या दो के बारे में पता है तो पहले एक को चेक कर लें, यदि और दूसरे को चेक कर लें, फिर अलग अलग ऑप्शन में भी चेक करते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का थर्ड आंसर करेक्ट है। और आप एक बार यहां फिर चेक कर लें। और इसमें आपको ध्यान भी रखना है, ये TLR बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। TLR3 डबल स्टैंडर्ड RNA, TLR4 LPS, TLR5 फ्लैजेलिन और TLR9 CpG अनमेथाइलेटेड CpG को रिकॉग्नाइज करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और यहां पर फैगोसाइटिक सेल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियरेंस ऑफ phagocytosed intracellular parasite like Leishmania require the involvement of reactive oxygen species and reactive nitrogen species. Administration of IFN gamma to macrophages harboring an intracellular pathogen leads to production of ROS and RNS by JAK-STAT pathway. A macrophage cell line J774 infected with Leishmania given following treatment। यहां पर बेसिक क्वेश्चन ये किया गया है कि यदि इसको इस तरह से भी आप समझ लें, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब कोई फैगोसाइटिक सेल किसी पैथोजन को इनगल्फ कर लेती है, उसकी फैगोसाइटोसिस कर लेती है, तो अपनी सेल के अंदर ले जा करके उसे लाइसोसोम में किल करना होता है, उसे मारना होता है। तो फैगोसाइटिक सेल्स पैथोजन को इनगल्फ करके और अपने लाइसोसोमल कंपार्टमेंट में जाकर के उसको किल करते हैं। और उसको मारने के लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं और दोनों तरीके सेल्स यूज करते हैं। एक तो लाइसोसोमल लिटिक एंजाइम्स पैथोजन के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको डिग्रेड करते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये होता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज का प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ता है और ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स पैथोजन के बायोमोलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं जिससे नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन हो जाता है उनके बायोमोलिक्यूल्स का और पैरासाइट की डेथ हो जाती है। तो हम इसको बोलते हैं, एक तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, नाइट्रोजन डिपेंडेंट है, या ये कहें कि रिएक्टिव जो केमिकल स्पीसीज हैं वो डिपेंडेंट है और दूसरा जो एंजाइम डिपेंडेंट है लाइसोसोमल। और दोनों पाथवेज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, नाइट्रोजन स्पीसीज और लिटिक एंजाइम्स दोनों का एक्टिव होना जरूरी है, तभी इफेक्टिवली इनगल्फ या ये कहें कि फैगोसाइटोज्ड पैथोजन को किल किया जा सकता है। यहीं पर वही क्वेश्चन हमको दिया गया है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आगे यहां से लिखा गया है कि ए मैक्रोफाज सेल लाइन, एक सेल लाइन है J774 इन्फेक्टेड विथ लीशमानिया। लीशमानिया एक पैरासाइट है और उससे इन्फेक्टेड है। गिवन द फॉलोइंग ट्रीटमेंट, एक मैक्रोफाज जो लीशमानिया से इन्फेक्टेड है उसको ये ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। एक सेल को दिया गया है IFN गामा, एक सेल को IFN गामा प्लस AMT, ए पोटेंट इनिबिटर है इंड्यूस्ड नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज का, ये एंजाइम का इनिबिटर है। और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ठीक है, हमारी एंडोथेलियल सेल्स में मिलता है, वहां भी एक्सप्रेस होता है और वो थोड़ा स्मॉल अमाउंट में बनाता रहता है नाइट्रिक ऑक्साइड को, जो हमारे मैसेंजर की तरह वर्क करता है। हमारी जो मैक्रोफाज, हमारी जो फैगोसाइटिक सेल्स है वहां पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है उसे इंड्यूस्ड नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज कहते हैं, क्योंकि जब वो फैगोसाइटोसिस करती हैं तो ये एंजाइम एक्टिवेट होता है और ये एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जब
एक्टिवेट होता है तो ये आर्जिनिन और आर्जिनिन का से प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड से ही आगे जाकर के बन सकता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कुछ इस तरीके से। ये रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज हैं, ये नाइट्रोजन स्पीसीज हैं जो पैरासाइट को किल करेंगी। तो यदि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को इनहिबिट कर दिया गया तो नाइट्रोजन जो स्पीसीजेस हैं, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीजेस हैं, वो नहीं बनेगी। और जब वो नहीं बनेगी तो पैरासाइट की जो इफेक्टिव किलिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो आप यहां पर ध्यान दें, जो सेकेंड बी जो सेल लाइन है जिनको IFN गामा और AMT दिया गया है, तो उनमें रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज नहीं बनेगी। इस वजह से वो इजीली पैरासाइट को किल नहीं कर पाएंगी और पैरासाइट का नंबर सेल के अंदर ज्यादा होगा। चलिए सी ऑप्शन चेक करते हैं। IFN गामा प्लस एपोसाइनिन, जो एपोसाइनिन है वो NADPH ऑक्सीडेज का इनहिबिटर है। NADPH ऑक्सीडेज ये भी इंडोसोम में मिलने वाला एंजाइम है और इसका फंक्शन है ऑक्सीजन NADP प्लस, और जो NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम है वो ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देता है सुपर ऑक्साइड रेडिकल में, और ये कन्वर्ट होता है देन H2O2 में, और H2O2 से ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सिल रेडिकल में, और ये हैं रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीजेस। तो यहां पर एंजाइम है NADPH ऑक्सीडेज। यदि NADPH ऑक्सीडेज को हम इनहिबिट कर देंगे तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीजेस नहीं बनेंगी, और इस तरह से जो फैगोसाइटिक सेल है, मैक्रोफाज है, उसकी जो किलिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत रिड्यूस कर जाएगी। तो जो सी आंसर है उसमें भी जो सी ऑप्शन लेकर के सेल लाइन को हमें दिया गया, इनहिबिशन दिया गया है, वो भी प्रॉपरली पैथोजन को किल नहीं कर पाएगी। अब डी आंसर देखते हैं। IFN गामा प्लस NMMA, ए मोनोमेथाइल आर्जिनिन, ये आर्जिनिन का एनालॉग है। तो यदि ये आर्जिनिन का एनालॉग है, एक सेल में IFN गामा दिया और साथ में उसको क्या दिया, आर्जिनिन का एनालॉग दिया, आर्जिनिन नहीं दिया। यदि हम आर्जिनिन का एनालॉग देंगे तो उससे नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा, अर्थात रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीजेस नहीं बनेगी। तो यदि पूरे क्वेश्चन में हम देखें बी, सी और डी, तीन ऐसे ऑप्शन हैं जो जिनमें से दो तो रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज नहीं बना पाएंगे और एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज नहीं बना पाएगा। तो ऐसी तीन सेल लाइंस जिनमें ये ट्रीटमेंट दिए गए हैं वो अपने अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट्स को इजीली किल नहीं कर पाएंगी। अब नीचे क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्राफ शोइंग द सर्वाइवल, यहां पर ध्यान रखना है, सर्वाइवल ऑफ पैरासाइट्स आफ्टर दीज ट्रीटमेंट्स। पैरासाइट का सर्वाइवल कैसा होगा जब ये ट्रीटमेंट दिए गए हैं। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, चार सेल्स ली गई, चारों को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया गया, केवल एक सेल ए लाइन ऐसी, ए जो ऑप्शन है उसमें हमें बताया गया है कि हमने केवल IFN गामा दिया है। IFN गामा इज ए पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ मैक्रोफाजेस, और इन सेल्स में ना तो उनके नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को इनहिबिट किया है और ना NADPH ऑक्सीडेज, अर्थात जो ए ऑप्शन है ये सेल क्या करेगी, अपने फेगोसाइटोज्ड एंटीजन को या पैरासाइट्स को इजीली किल कर देगी, और जब किल कर देगी तो सेल के अंदर बचेंगे नहीं। अर्थात जो यहां पर हमें ए ऑप्शन दिखाई दिया गया है उसमें सबसे कम पैरासाइट का सर्वाइवल होगा। तो यहां पर जो वाई एक्सिस है वो सर्वाइवल ऑफ पैरासाइट है, और यहां जो एक्स एक्सिस है वहां पर हमें अलग अलग जो सेल लाइन्स है उनके बारे में बताया गया है। तो जो ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ पैरासाइट सबसे कम मिलेंगे, क्योंकि ये सेल्स अपने अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट्स को इजीली किल कर देंगी।
जबकि बी, सी और डी ऐसी सेल्स हैं जो रिएक्टिव, जो फ्री रेडिकल्स हैं उन्हें नहीं बना पाएंगी और इस तरह से पैरासाइट नहीं मर पाएगा। तो यदि हम लोग यहां पर देखें तो सी में इन्होंने बहुत कम कर दिया, ए में तो कम है ही, सी में कम कर दिया है, इस वजह से गलत है। यदि हम यहां देखें तो ए में इन्होंने पैरासाइट का सर्वाइवल बता दिया है, बहुत ज्यादा है, सी, बी, सी, डी में नहीं दिए तो बिल्कुल ही गलत है। ए में तो सर्वाइवल सबसे कम होगा और यहां पर देखें तो बी में भी कम रखा है ए के बराबर और सी, डी में कह दिया सर्वाइवल बढ़ेगा, ए भी गलत है क्योंकि यहां पर बी में बता रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ए में सर्वाइवल सबसे कम है, बी, सी, डी में मोर और लेस लगभग बराबर है, क्योंकि बी, सी, डी सेल्स में रिएक्टिव जो स्पीसीजेस हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन स्पीसीजेस, वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगी। ठीक है, इस वजह से पैरासाइट का जो सर्वाइवल है वो बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हो सकता है फ्यूचर में एचएमपी पाथवे से रिलेटेड भी क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए इम्यूनोलॉजी में। तो आपको ध्यान रखना है कि एनिमल्स में फ्री रेडिकल्स को बनाने के लिए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को बनाने के लिए, नाइट्रोजन स्पीसीज को बनाने के लिए हमें रिड्यूसिंग एनर्जी की जरूरत है, एनएडीपीएस की जरूरत है, जो केवल और केवल प्रोड्यूस किए जा सकते हैं एचएमपी पाथवे से। इस वजह से ऐसी सभी फेगोसाइटिक सेल्स जिनका एचएमपी पाथवे यदि डिफेक्टिव है, यदि किसी तरीके से इनहिबिट कर दिया जाए तो उनकी फेगोसाइटोसिस तो वो कर सकती है पैथोजन की, लेकिन उनकी सेल के अंदर पैरासाइट का जो सर्वाइवल है वो बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, हिमेटोपोइसिस से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही आसान है। इन बोन मैरो की बात हो रही, स्टेम सेल्स आर कमिटेड टू डिफरेंट लीनियज। लीनियज आप जानते हैं माइलॉइड और लिम्फॉइड होते हैं। फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट कॉलोनीज ऑफ दीज डिफरेंट लीनियजेस आर इंटरल्यूकिन 3, इसे हम मल्टी सीएसएफ भी कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट, मैक्रोफाज, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, आपको ध्यान रखना है यहां पर इंटरल्यूकिन 3, सेकेंड इज जीएम सीएसएफ है। देन इसके बाद एंड ग्रेनुलोसाइट और मैक्रोफाज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, जीसीएसएफ एंड एम सीएसएफ। In a mouse deficient in GM-CSF or GM-CSF, the number of hematopoietic cells will be altered. Which one of the following is correct? यहां पर हमें यह बताया गया है, देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि हमारे बोन मैरो में जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं वो अलग अलग लीनियज से डिफरेंशिएट होकर के अलग अलग ब्लड सेल्स बनाती हैं। और आपको पता है माइलॉइड और लिम्फॉइड लीनियज होते हैं। और जब कोई एक सेल अपने लीनियज के द्वारा आगे डिफरेंशिएट होती है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में, तो वहां पर उसे डिफरेंशिएशन के लिए सिग्नल चाहिए जो प्रोवाइड करते हैं हिमेटोपोइटिक साइटोकाइंस, जो हमारी हिमेटोपोइसिस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ यहां पर हिमेटोपोइटिक साइटोकाइंस के नाम लिखें, जैसे इंटरल्यूकिन 3 है, जीएमसीएसएफ है, जीसीएसएफ है और एमसीएसएफ है। जो इंटरल्यूकिन 3 है ये मल्टी सीएसएफ है, बहुत अलग अलग तरह की सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, कई अलग अलग तरह की सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। लेकिन यदि इसकी डिफिशियंसी हो तो जनरली मास्ट सेल डिफिशियंसी हो जाती है, मास्ट सेल का नंबर अल्टर होता है। यदि हम लोग जीएमसीएसएफ की बात करें तो ये ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है और यहां से न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स की ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। यदि मैं जीसीएसएफ की बात करूं तो ये प्रमोट करता है न्यूट्रोफिल्स को और ये प्रमोट करता है मोनोसाइट्स को। तो ये इनका फंक्शन है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इन ए माउस डिफिशियंट इन जीएमसीएसएफ, वो जीएमसीएसएफ डिफिशियंट है, द नंबर ऑफ हिमेटोपोइटिक सेल्स विल बी अल्टर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जीएमसीएसएफ यहां पर क्वेश्चन में हमको दिया गया है अल्टर हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफाजेस या मोनोसाइट्स। तो यहां पर पहला है मास्ट सेल विल बी नॉर्मल इन नंबर while granulocytes and macrophages will be deficient in number. granulocytes का मतलब हो गया न्यूट्रोफिल्स,
कह रहा अल्टर हो जाएंगे। यहां पर दिया है सेकेंड आंसर, ग्रेनुलोसाइड्स काउंट विल बी नॉर्मल, ग्रेनुलोसाइड का काउंट नॉर्मल होगा बट नॉट मैक्रोफाज। ये गलत है क्योंकि दोनों अल्टर होंगे। मैक्रोफाज नंबर विल बी रिमेन अनअल्टर्ड, ये भी गलत है। और माइस विल बी डिफिशियंट इन ऑल 3 सेल टाइप, सभी तरह की जो सेल्स हैं कह रहा उसमें नहीं मिलेंगी, तो गलत आंसर है। पहला ही आंसर करेक्ट है। मास्ट सेल का नंबर नॉर्मल होगा क्योंकि इंटरल्यूकिन 3 डिफिशियंट है नहीं, लेकिन न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफाजेस, मोनोसाइट्स को ही हम लोग मैक्रोफाजेस कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हिमेटोपोइसिस से क्वेश्चन है, मैक्रोफाज का नंबर डिक्रीज करेगा। इस तरह के क्वेश्चन 1-2 बार और भी आए हैं, आपको ध्यान रखना है। यहां पर दिया है सम टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्ड टू एंटीजन स्टिमुलेशन बाय सिंथेसाइजिंग ए ग्रोथ फैक्टर दैट कॉज टी सेल प्रोलिफरेशन देयर बाय इंक्रीजिंग द रिस्पॉन्सिवनेस टी लिम्फोसाइट्स रिजल्टिंग in amplification of the immune response. This is an example of, तो some lymphocytes respond to antigen stimulation by synthesizing a growth factor, एक ग्रोथ फैक्टर सिंथेसाइज करती हैं दैट कॉज टी सेल प्रोलिफरेशन। देखिए टी सेल ही रिकॉग्नाइज कर रही और टी सेल के ही प्रोलिफरेशन को वो क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट करता है। तो थोड़ा आप यहां पर सभी लोग ध्यान दें, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं वो टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करती हैं। एपीसी ये एक एमएचसी मॉलिक्यूल है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और ये टी सेल है। ये टी सेल का एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर जिसे हम लोग टीसीआर कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं टी सेल्स कभी भी फ्री सॉल्युबल एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, लेकिन ये कहें ये हमेशा एंटीजन को रिसीव करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं फ्रॉम सेल्फ एमएचसी मॉलिक्यूल। या हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरफ किससे बोलें तो हमेशा टी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट किए जाते हैं प्रोसेस करने के बाद वाया सेल्फ एमएचसी मॉलिक्यूल। सेल्फ एमएचसी का मतलब होता है टीसीआर केवल एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होता है बल्कि वो अपने एमएचसी के लिए ही स्पेसिफिक होता है। तो एक स्पेसिफिक एमएचसी मॉलिक्यूल पर एक स्पेसिफिक एंटीजेनिक पेप्टाइड को असेंबल करके प्रेजेंट किया जाता है टी सेल्स को। तो जब भी टी सेल्स एक्टिवेट होती है तो पहला सिग्नल यहां से जनरेट होता है और फिर कुछ और भी रिसेप्टर्स हैं, जैसे यहां पर B7 और जो दूसरा रिसेप्टर होता है वो CD28 है। CD28 है। टी सेल्स के अपने रिसेप्टर्स होते हैं, यदि वो TH है तो CD4 या फिर CD8 जैसे रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब कोई टी सेल एक्टिवेट होती है आफ्टर रिसीविंग एंटीजन, स्टिमुलेट होती है, तो टी सेल्स सिक्रीट करती हैं इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 को बना करके ये सिक्रीट करने लगती हैं। और इंटरल्यूकिन 2 एक ग्रोथ फैक्टर है टी सेल के लिए, ये सही है। उसका कारण क्या है, जब टी सेल एंटीजन के रिस्पांस में एक्टिवेट होती हैं, जैसे ही एंटीजेनिक सिग्नल मिला तो इनका एक्टिवेशन शुरू हुआ और इनको जाना होता है डिवीजन में, डिफरेंशिएशन में। और यदि डिफरेंशिएशन में जाना है, सेल डिवीजन में इंटर करना है, तो जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स में, हायर एनिमल्स में, तो कहते हैं कि वो सेल डिवीजन के लिए माइटोजेनिक सिग्नल होना चाहिए, कोई ऐसा हार्मोन हो जो सेल डिवीजन को ट्रिगर करे। तो यहां पर इंटरल्यूकिन 2 टी सेल के सरफेस पर एक्सप्रेस होने वाले इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स के साथ आके बाइंड करता है और जैसे ही इंटरल्यूकिन 2 इसके साथ बाइंड करता है, इसका जो डिवीजन का प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है, वो भी शुरू होता है और साथ में सेल का जो सर्वाइवल है वो भी बढ़ जाता है। इसे हम लोग ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं।
ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। मैसेंजर किस तरह से एक्ट करते हैं, कितनी दूरी पर एक्ट करते हैं, कहां पर एक्ट करते हैं, उसके बेस पर कई तरह की सिग्नलिंग है। इंडोक्राइन है, पैराक्राइन है, ऑटोक्राइन है, जक्स्टाक्राइन है। तो ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का केस है। तो टी सेल ने इंटरल्यूकिन 2 बनाया और उस इंटरल्यूकिन 2 ने टी सेल पर ही एक्ट किया। हम इस तरह की सिग्नलिंग को ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कई जगह पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टी सेल्स जब एंटीजन के रिस्पांस में एक्टिवेट होती हैं तो वो स्टार्ट करती हैं सिंथेसिस ऑफ इंटरल्यूकिन 2। एंटीजन स्टिमुलेटेड टी सेल के लिए इंटरल्यूकिन 2 बहुत जरूरी है। यदि इंटरल्यूकिन 2 सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन रहा है तो ये एंटीजन स्टिमुलेटेड टी सेल्स की डेथ हो जाएगी। अर्थात इंटरल्यूकिन 2 आल्सो रेस्क्यू एंटीजन स्टिमुलेटेड टी सेल्स फ्रॉम एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस से भी बचाते हैं, साथ में इनके डिवीजन और डिफरेंशिएशन को भी ट्रिगर करते हैं। तो ये सर्वाइवल फैक्टर भी है एंटीजन स्टिमुलेटेड टी सेल्स के लिए। और एक क्लासिकल केस है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का, इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर भी एक मैचिंग है। यहां पर दिया है मैच PQRS विद द एप्रोप्रिएट नंबर 1 to 6 ऑन द राइट। दूसरी तरफ दिए गए, एक तरफ दिया है वेजोफिल्स, टी सेल्स, बी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स। और यहां पर 4 ऑप्शन दिए, यहां पर 6 ऑप्शन दिए। परफोरिन, फेगोसाइटोसिस, एल्बुमिन, मैक्रोफाजेस, एफसी रिसेप्टर्स फॉर IgE और 6 फॉर प्लाज्मा सेल्स। हम लोग यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये क्या है, तो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड बी सेल्स। जब एक बी सेल एक्टिवेट होती है इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन तो वो डिवाइड करती है और अपने आप को बदलती है स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल को, जिसे हम प्लाज्मा सेल कहते हैं। तो प्लाज्मा सेल केवल और केवल किससे बन सकती है, बी सेल से। हम लोग बी सेल को मैच कर सकते हैं प्लाज्मा सेल से। अब जरा देखिए एफसी रिसेप्टर्स फॉर IgE बहुत ही कॉमन है। IgE लीस्ट अबंडेंट, सबसे कम मात्रा में मिलने वाली कोई एंटीबॉडी हमारे सर्कुलेशन में है वो IgE है। दूसरा पॉइंट ये है सबसे कम यदि इसकी हाफ लाइफ है हमारे सर्कुलेशन में तो वो भी IgE है। अब IgE का काम क्या है, यदि इसका लेवल बढ़ जाए तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसके हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वेजोफिल्स एंड मास्ट सेल्स पर। तो यदि यहां पर हम लोग वेजोफिल्स को मैच कराएं तो वेजोफिल की मैचिंग हो सकती है एफसी रिसेप्टर्स फॉर IgE। जरा इन दोनों को मैच करा लेते हैं। R से मैच कर रहा है 6, R से 6 मैच कर रहे हैं। यदि हम वेजोफिल्स को मैच कराएं P मैच कर रहा है 5 से, तो जरा देखिए P5 R6 यहां पर नहीं मैच कर रहा है, यहां किसी से नहीं मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जरा टी सेल्स को देखो, क्या टी सेल्स फेगोसाइटिक हैं, नहीं। क्या मैक्रोग्लोबुलिन है, नहीं। क्या एल्बुमिन है, नहीं। मैक्रोफाज जो टी सेल्स होती हैं वो 2 तरह की, TH एंड TC। TC सेल को किलर सेल कहते हैं। आफ्टर एक्टिवेशन TC सेल कन्वर्ट इन स्पेसिफिक किलर सेल, तो वो किलर सेल में बदल जाती हैं। अब किलर सेल का काम होता है अपनी टारगेट सेल को मार देना, अर्थात ऐसी इन्फेक्टेड सेल्स को मारना जो इनके एंटीजन प्रेजेंट कर रही हैं। अब क्वेश्चन उठता है वो मारती कैसे हैं। तो टी सेल्स ऐसा नहीं कि वहां जाकर के उसको कट कर दिया जिससे वो मर गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब कोई एक किलर सेल एक्टिवेट होती है किसी टारगेट सेल के अगेंस्ट में तो वो स्पेसिफिक एंजाइम बना करके सिक्रीट कर देती है और वो एंजाइम सेल के अंदर एंटर करते हैं और वहां जाकर के उस सेल के एपोप्टोटिक प्रोसेस को ट्रिगर कर देते हैं। उसमें से परफोरिन एंड ग्रे एंजाइम बहुत फेमस हैं। परफोरिन पोर बनाते हैं टारगेट मेम्ब्रेन पर और ग्रे एंजाइम एंटर कर जाता है जिसे फ्रेगमेंटिन भी कहते हैं और जाकर के एपोप्टोसिस को ट्रिगर कर देता है। तो यहां पर जो टी सेल है उसको हम लोग परफोरिन से लिंक कर सकते हैं, बाकी किसी से लिंक नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये न्यूट्रोफिल्स आप जानते हैं फेगोसाइटिक सेल है, तो इसको भी मैच कर सकते हैं। क्यू की मैचिंग फर्स्ट से आ रही, देखिए क्यू की मैचिंग फर्स्ट से है और इसके बाद न्यूट्रोफिल्स 2 से है, देखिए यहां से आ रहा है। तो जो करेक्ट आंसर है वो ए है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए यहां पर भी बहुत ही आसान क्वेश्चन हिमेटोपोइसिस से पूछा गया है। बोन मैरो सेल्स वर फ्रैक्शनेटेड, उनको अलग किया गया है टू डेराइव स्टेम सेल एंटीजन, उनको अलग किया गया और स्टेम सेल एंटीजन 1 प्लस
इसके बारे में बताया जा रहा है। इन सेल्स को अलग किया गया है। तो ये एक तरह की स्ट्रेन है सेल्स का, तो इन स्टेम सेल्स को अलग किया। दीज सेल्स वर कल्चर्ड विथ इंटरल्यूकिन 3। आपको ध्यान रखना है, स्टेम सेल्स को लिया, आप सिंपली समझ लें, और स्टेम सेल को कल्चर किया है इंटरल्यूकिन 3 के साथ। एक क्लास इंटरल्यूकिन 3 की है। दूसरा कॉलोनी इंटरल्यूकिन 3 ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफाज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर GM CSF के साथ, इसके साथ। देन इसके बाद मैक्रोफाज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इसके बाद मैक्रोफाजिस का मतलब हो गया MCSF के साथ इसको। देन इसके बाद ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और इसके बाद GCSF, इसके साथ इसको कल्चर किया गया। मोस्ट न्यूमरस, यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां एग्जामिनर कह रहा है मोस्ट न्यूमरस मतलब अलग अलग तरह की एंड वेरिड कॉलोनीज वर ऑब्टेन्ड इन द कल्चर्ड स्टिमुलेटेड विथ। तो चलिए सभी लोग यहां पर ध्यान देते हैं। यदि स्टेम सेल को GM-CSF के साथ कल्चर किया जाए तो यहां से बनेंगी न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफाजेस। दो सेल्स के डिफरेंशिएशन के चांस ज्यादा हैं। यदि स्टिमुलेट किया जाएगा, यदि साथ में कल्चर किया जाएगा मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के साथ, तो यहां से मैक्रोफाजेस के डिफरेंशिएशन के चांस ज्यादा हैं। यदि GCSF के साथ कल्चर किया जाएगा तो यहां से न्यूट्रोफिल्स के डिफरेंशिएशन के चांस ज्यादा हैं। यदि हम किसी स्टेम सेल को GCSF के साथ ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के साथ कल्चर करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स के बनने के चांस ज्यादा हैं। यदि स्टेम सेल को रखते हैं MCSF के साथ तो डिफरेंशिएट होगी मैक्रोफाज में, और GM-CSF के साथ रखते हैं तो मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल्स। लेकिन जरा ध्यान दें, यदि इंटरल्यूकिन के 3 के साथ हम लोग इसको कल्चर करते हैं तो ये है मल्टी CSF। इंटरल्यूकिन 3 मल्टी CSF है और माइलॉइड लीनियज की बहुत अलग अलग तरह की सेल्स की डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। इसमें न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाजेस, मास्ट सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स भी आते हैं। तो कई अलग अलग तरह की सेल्स की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। अर्थात न्यूमरस एंड वेरिड कॉलोनीज किसके साथ मिलेंगी? तो आंसर हमारा है फर्स्ट, इंटरल्यूकिन 3 के साथ हमें सबसे ज्यादा तरह की कॉलोनीज मिलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CSIR में पूछा गया है, HIV वायरस से है। P24 एंटीजन, देखिए HIV वायरस की जो कोर प्रोटीन है उसे P24 कहते हैं। ये HIV वायरस की एक प्रोटीन है जिसका यूज किया जाता है इन्फेक्शन डिटेक्शन में। एलाइजा टेस्ट हम लोग इसके लिए कर सकते हैं कि वायरस की प्रोटीन बॉडी में है या नहीं है। अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी होती है इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो ये वायरल डायग्नोसिस का एक केस है। तो क्वेश्चन पूछा गया है P24 इज एन इंपॉर्टेंट प्रोटीन ऑफ HIV। HIV की एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। दिस प्रोटीन इज अबंडेंट ड्यूरिंग एक्टिव रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। वायरस का जब एक्टिव रेप्लिकेशन हो रहा है तो बहुत ज्यादा ये प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। इन द सीरम ऑफ HIV पेशेंट वाज एग्जामाइंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ P24 एंड एंटीबॉडी अगेंस्ट P24, the proper diagnosis of the infection stage. Match the clinical observation in the column A with the interference in column B. तो यहां पर बेसिक हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है कि एक HIV पेशेंट है, उसमें P24 एंटीजन और उसके अगेंस्ट में बनने वाली एंटीबॉडीज का जो डायग्नोसिस है उसके रिलेशन में कुछ पॉइंट लिखे गए हैं और उसे हमें मैच कराना है और बताना है कब ये एंटीजन आएगा, कब हम डिटेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो आप बेसिकली एक पॉइंट समझ लें, P24 एक इंपॉर्टेंट HIV वायरल प्रोटीन है और जैसे जैसे वायरस रेप्लिकेट होता है इस प्रोटीन का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है। लेकिन जब शुरुआती स्टेज में जब किसी को
इन्फेक्शन हुआ, जैसे ही HIV इन्फेक्शन होता है अर्थात एक्यूट इन्फेक्शन है, तो HIV इन्फेक्शन के साथ ही P24 प्रोटीन सर्कुलेशन में आ जाती है और पहले दिन से यदि कोई इंडिविजुअल आज इन्फेक्ट हुआ है तो मोर और लेस अगले कुछ घंटों में ही P24 प्रोटीन उसके सर्कुलेशन में अपीयर होने लगती है और उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन HIV के आते ही हमारा इम्यून सिस्टम भी तो एक्टिवेट होगा। तो जैसे HIV इन्फेक्शन हुआ है, P24 हमारे सर्कुलेशन में आया, उसी के साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट होगा, क्योंकि अभी तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है नहीं। तो जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा HIV प्रोटीन्स के अगेंस्ट में, उसमें P24 भी है। तो अब ऐसा करने के लिए एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होने के लिए अगले कुछ 6 से 7 दिन 10 दिनों की जरूरत है। तो अर्ली स्टेज में P24 मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे एंटीबॉडीज बनने लगेंगी तो एंटीबॉडीज बाइंड होने लगेंगी P24 के साथ और हम फ्री P24 प्रोटीन को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन प्रोटीन्स के साथ अब एंटीबॉडीज बाइंड कर रही हैं। इसका मतलब यह हुआ हम फ्री P24 को एक तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं जब अभी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ है, बहुत ही आसान है। और जैसे ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, हमारा एंटीबॉडीज हम बनाना शुरू कर देंगे, तो फ्री P24 नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी P24 है उतनी ही लगभग एंटीबॉडीज भी बन रही हैं और वो सारी क्या हो रही है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं जिनको हमारी फेगोसाइटिक सेल्स एलिमिनेट कर रही हैं। इसका मतलब जैसे इन्फेक्शन थोड़ा और आगे बढ़ेगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, जिसे हम लोग लेटेंट पीरियड कहते हैं, ऐसी कंडीशन में फ्री P24 प्रोटीन को आइसोलेट करना, डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ एंटीबॉडीज ऑलरेडी बाइंड हैं। ठीक है, इसे हम लेटेंट कंडीशन कहते हैं। HIV इन्फेक्शन की 5 स्टेजेस होती हैं। 1 इज एक्यूट स्टेट, ठीक है, सेकेंड इज एसिम्प्टोमेटिक, थर्ड जब हम लोग जाते हैं तो उसमें हम लोग जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, जो चौथी स्टेज है वो हम लोग एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और 5वीं स्टेज में आता है जिसे हम एड्स कहते हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक जब लेटेंट पीरियड है उस समय इन्फेक्शन तो है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उतने ही P24 प्रोटीन्स को एलिमिनेट कर रहा है जितनी रोज बन रही है। तो यहां पर दिया है P24 इज प्रेजेंट इन द सीरम, सीरम में P24 प्रेजेंट है। एंटी P24 एंटीबॉडीज इज हाई इन द सीरम, सीरम में कह रहा है जो P24 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं वो हाई हैं, और आगे कह रहा है P24 एंटीबॉडी बिगिंस टू डिक्लाइन, और एंटीबॉडी जो P24 के अगेंस्ट में है वो नीचे डिक्रीज कर रही हैं। यदि हम लोग इस ग्राफ को यहां पर खींचें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स में, तो शुरुआती स्टेज में P24 तेजी से बढ़ेगा, लेकिन तब तक हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, और इम्यून सिस्टम जब तक एक्टिवेट है, एंटीबॉडीज हम लोग बना रहे हैं, तो P24 का डिटेक्शन नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे इम्यून सिस्टम क्या होगा, कमजोर पड़ने लगेगा, और फिर P24 का लेवल सर्कुलेशन में बढ़ने लगेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ रहा है। तो P24 प्रेजेंट इन सीरम, और नीचे सी आंसर दिया है एंटी P24 एंटीबॉडीज बिगिंस टू डिक्लाइन, अर्थात ये लास्ट स्टेज है, एड्स के लेवल की स्टेज है। तो जरा देखिए, प्रोग्रेशन ऑफ HIV फ्रॉम लेटेंसी टू लिटिक स्टेज, अर्थात लेटेंसी से आगे बढ़ रहे हैं, लिटिक स्टेज में जा रहे हैं, इसका मतलब लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहां पर आंसर दिया अर्ली स्टेज इन विच करेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन P24, ये अर्ली स्टेज की बात हो रही है, इसका मतलब P24 प्रेजेंट है। ए की जो मैचिंग है वो सी के साथ है, ए सी के साथ मैच करेगा क्योंकि अर्ली स्टेज है। दूसरा है एंटीबॉडी हाई इन सीरम, एंटीबॉडी हाई का मतलब है ये वायरल लेटेंसी है, और जितना वायरस बन रहा है उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम उसे एलिमिनेट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में जो इंडिविजुअल है इन्फेक्टेड तो है, लेकिन साइन और सिम्टम्स नहीं है। बी मैच कर रहा है ए के साथ, बी मैच कर रहा है ए के साथ, और ए मैच कर रहा है सी के साथ। क्वेश्चन तो यहां पर सॉल्व हो गया है, इसका थर्ड आंसर है। यदि हम लोग सी को देखें तो ये बी के साथ मैच कर रहा है। तो HIV से ये डायग्नोसिस से क्वेश्चन था,
और इस चीज को आपको ध्यान रखना है, किसी भी वायरल डिजीज में जब कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो अर्ली स्टेज में उसके प्रोटीन्स, उसके एंटीजन हमारे सीरम में डिटेक्ट होंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग लेटेंट स्टेज में जाएंगे उस समय वायरस भी रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इफेक्टिव है, जितने वायरस बन रहे हैं उतने एलिमिनेट हो रहे हैं, इसे लेटेंसी कहते हैं। HIV में एक समय के बाद मोर देन 6 ईयर इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और जो वायरल लोड हमारे सर्कुलेशन में बढ़ने लगता है उसको हम कहते हैं अब ये जो लेटेंसी से लिटिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये HIV से डायग्नोसिस से क्वेश्चन था। अब यहां पर एक ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन से किस तरह से किडनी या अदर टिश्यूज ट्रांसप्लांट होते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी यूज की जाती है उसके ट्रीटमेंट में, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ए पेशेंट अंडरगोज लीवर ट्रांसप्लांटेशन, एक पेशेंट है जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांट के बाद का जो ट्रीटमेंट है, बिकम्स ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट के बाद का जो ट्रीटमेंट था उसमें क्या हुआ कि इंडिविजुअल ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन, इंडिविजुअल ससेप्टिबल होते हैं इन्फेक्शन के, और उसका कारण भी होता है, आप इसको ऐसे समझ लें, जब किसी व्यक्ति को किडनी या फिर अदर टिश्यूज या लीवर या कोई और भी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है तो किसी दूसरे इंडिविजुअल से लेकर के उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, और जनरली MSC यदि वो सिंजेनिक नहीं है तो उनकी MSC मैच नहीं करते हैं, और इस वजह से जब भी ट्रांसप्लांट दिया जाता है जो इंडिविजुअल रिसीव करता है, जो पेशेंट जिसने ट्रांसप्लांट लिया है उसमें क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ना हो और जो ग्राफ्ट की रिजेक्शन की जो प्रोसेस है वो सप्रेस रहे। लेकिन उसका एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि ऐसे इंडिविजुअल्स में इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस किया जा रहा है। वहां से एक क्वेश्चन है, द पेशेंट कैन बी ट्रीटेड इन 2 डिफरेंट मोड्स कैन हैव अल्टरनेटिव आउटकम्स। यदि ऐसे पोस्ट यहां पर ऊपर दिया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, ट्रांसप्लांट हुआ और उसी समय जो ट्रांसप्लांट के बाद जो ट्रीटमेंट हो रहा था तो बिकम ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन, उस इंडिविजुअल को इन्फेक्शन भी हो गया, अब उसे ट्रीट करना है। तो एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है और उसमें ट्रांसप्लांट भी दिया गया है, अब उसको ट्रीट करना है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, कैसे ट्रीट करेंगे आप? तो यदि हम लोगों ने उसको इम्यूनो स्टिमुलेंट दिए तो उसका ग्राफ्ट रिजेक्ट होगा। जो टिश्यू दिया गया है लिवर ट्रांसप्लांट उसमें लिखा है जो लिवर टिश्यू दिया गया है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव तो नहीं दे सकते। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या बचता है, हम उसको क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन पर जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसे किल करेंगी, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को वो प्रभावित नहीं करेंगी, स्टिमुलेट नहीं करेंगी, जिससे ग्राफ्ट बना रहेगा, इन्फेक्शन खत्म होगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कौन सा मोड ज्यादा बेहतर है? ट्रीटमेंट विथ इम्यूनो स्टिमुलेटरी ड्रग्स, ये बिल्कुल गलत है। इम्यूनो स्टिमुलेटरी ड्रग्स नहीं दे सकते क्योंकि ग्राफ्ट रिजेक्ट होगा। रिड्यूसिंग द इन्फेक्शन बट रिजेक्टिंग द ट्रांसप्लांट, लेकिन ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे, ठीक है। रिड्यूसिंग द इन्फेक्शन ये ठीक है, बट रिजेक्टिंग द ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। ट्रीटमेंट विथ इम्यूनो स्टिमुलेटरी ड्रग्स, रिड्यूसिंग इन्फेक्शन एंड रिटेनिंग द ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट कह रहा रिटेन रहेगा, बिल्कुल गलत है। जहां पर इम्यूनो स्टिमुलेटरी ड्रग्स दिए जाएंगे वहीं पर ट्रांसप्लांट रिटेन नहीं होगा बल्कि रिजेक्ट होगा। ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक्स, रिड्यूसिंग इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक है, बट रिटेनिंग द ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट रिटेन रहेगा। ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक्स, रिड्यूसिंग इन्फेक्शन बट रिजेक्टिंग, ये गलत है, रिजेक्ट नहीं हो। यहां पर जो एंटीबायोटिक्स है ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट नहीं होने देंगे। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सा मोड ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा बेहतर है, तो इम्यूनो स्टिमुलेटरी तो दे नहीं सकते, पहला नहीं दे सकते, दूसरा भी स्टिमुलेटरी ड्रग से नहीं दे सकते, हम उसे एंटीबायोटिक्स देंगे जिससे इन्फेक्शन तो रिड्यूस करेगा और ट्रांसप्लांट रिटेन रहेगा। तो इसका थर्ड आंसर सी आंसर करेक्ट है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन दिया गया है द बेसिक ट्यूबरकुलिन टेस्ट यूज्ड
टू डिटेक्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इज। आप ये ध्यान रखें, ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, और ट्यूबरकुलिन टेस्ट एक टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पर बेस्ड है और ये ग्रेनुलोमेटस डिजीज कॉज करता है। तो ये बहुत ही आसान है। जब हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ते हैं तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, जिसको TH1 सेल्स मीडिएट करती हैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। तो इसका तो बहुत ही टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, सेल मीडिएटेड डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी बेस्ड है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। यहां पर इन एन एक्सपेरिमेंट पेरिटोनियल मैक्रोफाजेस वर आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेन ए। एक स्ट्रेन ए है, इससे मैक्रोफाजेस को आइसोलेट किया गया है। मैक्रोफाजेस सेल्स को आइसोलेट किया ऑफ ए गिनिया पिग। These cells were then incubated with antigen। इन सेल्स को एंटीजन के साथ इंक्यूबेट किया गया। After the antigen pulsed, macrophages processed the antigen and presented it on their surface. These were mixed with T cell from strain A और स्ट्रेन बी। स्ट्रेन बी डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ गिनिया पिग। और थर्ड है F1 प्रोजेनी ऑफ स्ट्रेन ए एंड बी। तो जो F1 प्रोजेनी है और वो ए और बी प्रोजेनी है, इसके साथ मिक्स किए गए हैं। देन इसके बाद है टी सेल प्रोलिफरेशन वाज मेजर्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन पल्स्ड मैक्रोफाजेस। टी सेल्स विच स्ट्रेन इज गिनिया पिग विल बी एक्टिवेटेड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप यहां समझें। एक गिनिया पिग है जिसे स्ट्रेन ए नाम दिया, उसकी पेरिटोनियल कैविटी से मैक्रोफाज को आइसोलेट किया और उसको एंटीजन के साथ मिक्स किया गया। अब आप जानते हैं मैक्रोफाजेज इम्यून सेल्स हैं, फेगोसाइटिक सेल्स हैं। ये एंटीजन की फेगोसाइटोसिस करेंगी, इनको प्रोसेस करेंगी और प्रोसेस करने के बाद अपने सरफेस पर अपने सेल्फ MHC मॉलिक्यूल से उसे एक्सप्रेस भी करेंगी। ये एंटीजन को प्रोसेस किया होगा और इसके साथ एक्सप्रेस कर रही है। तो मैक्रोफाज एंटीजन के साथ जब रखी जाएंगी तो वो एंटीजन स्टिमुलेट होंगी और एंटीजन को प्रोसेस करके सरफेस पर एक्सप्रेस करेंगी। अब हमारा एग्जामिनर कह रहा है इन एंटीजन स्टिमुलेटेड मैक्रोफाजेस को मिक्स किया गया है, साथ में रखा गया है। जो टी सेल्स आइसोलेट करी गई स्ट्रेन ए से, दूसरा ग्रुप है उनको रखा गया टी सेल्स आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेन बी, और तीसरा ग्रुप है टी सेल्स आइसोलेटेड फ्रॉम F1 प्रोजेनी ऑफ ए एंड बी। तो इनको रखा गया है टी सेल के साथ। और आप जानते हैं ये TCR है, ये एक टी सेल है। तो मैक्रोफाज टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करेंगी और ये टी सेल्स ली गई स्ट्रेन ए, स्ट्रेन बी और F1 ऑफ ए एंड बी। अब क्वेश्चन पूछा गया है टी सेल प्रोलिफरेशन कहां होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट है वो MHC प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन है, MHC जीन्स का एक्सप्रेशन है। तो आपको पता है MHC कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस होती हैं। यदि ये मैक्रोफाजेज स्ट्रेन ए से आई थी तो ये मैक्रोफाजेज बहुत ही इजीली जो स्ट्रेन ए की टी सेल्स होंगी उनको एंटीजन प्रेजेंट कर देंगी और स्ट्रेन ए की टी सेल्स का एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये उसी स्ट्रेन से हैं, उसी स्ट्रेन की टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट कर रही है जिस स्ट्रेन से निकाले गए थे। क्योंकि मैक्रोफाजेज और टी सेल, तो टी सेल के जो TCR हैं वो अपने MHC से एंटीजन को रिसीव कर लेंगे। तो ये तो एक ही स्ट्रेन का है, इजिली एंटीजन प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो स्ट्रेन ए की जो टी सेल्स हैं उनमें प्रोलिफरेशन
होगा। स्ट्रेन ए, ये एमएससी रिस्ट्रिक्शन का केस है, आप ध्यान रखिएगा। स्ट्रेन बी, ये जो है डिफरेंट गिनिया पिग है, और इसकी जो टी सेल्स हैं उनके जो टीसीआर होंगे वो स्ट्रेन ए के मैक्रोफाजेस के टीसीआर से थोड़े से अलग होंगे। इनके बीच में जो सेल्फ टर्म है वो नहीं होगा, ये तो नॉन सेल्फ हो गया क्योंकि ये डिफरेंट स्ट्रेन के हैं। तो बी सेल के जो टी सेल्स हैं, स्ट्रेन बी के जो टी सेल्स हैं वो मैक्रोफाजेस से इजिली एंटीजन को रिसीव नहीं कर पाएंगे। इस तरह से यहां पर जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है टी सेल प्रोलिफरेशन का है वो शुरू नहीं होगा। लेकिन जब हम F1 प्रोजेनी ए स्ट्रेन और बी स्ट्रेन के जो प्रोडक्ट हैं, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट है जिसे F1 प्रोजेनी कह रहे हैं, यहां पर जो एमएचसी प्रोटीन्स हैं वो ए से भी आ रहे हैं, तो यहां पर जो इसमें होंगे तो एमएससी ए के, और जो टीसीआर होंगे वो भी स्ट्रेन ए के और बी दोनों के आ रहे होंगे। तो ए का भी है और बी का है, क्योंकि एमएससी का जो एक्सप्रेशन है वो कोडोमिनेंट होता है। तो यहां पर भी रिस्पांस डेवलप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो एक्सप्रेशन आता है एमएससी का वो कोडोमिनेंट आता है। तो इस तरह से स्ट्रेन ए और F1 प्रोजेनी ऑफ ए एंड बी, यदि हम इन दो को देखेंगे तो यहां रिस्पांस डेवलप हो जाएगा। तो टी सेल प्रोलिफरेशन वाज मेजर्ड इन रिस्पांस टू एंटीजन पल्स्ड मैक्रोफाजेस, टी सेल्स ऑफ विच स्ट्रेन ऑफ गिनिया पिग विल बी एक्टिवेटेड। तो स्ट्रेन ए की एक्टिवेट होंगे और F1 प्रोजेनी की भी एक्टिवेट हो जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बी सेल रिसेप्टर्स एंड टीसीआर टी सेल रिसेप्टर्स इज नॉट ट्रू। तो आप बेसिकली समझ लें, जो बी सेल के सरफेस पर एंटीबॉडीज हैं इनको हम बीसीआर कहते हैं। ये है बीसीआर, बी सेल के सरफेस पर प्रेजेंट एंटीबॉडीज को हम बीसीआर कहते हैं। और टी सेल के सरफेस पर जो एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम टीसीआर कहते हैं। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, जो बीसीआर हैं वो फ्री एंटीजन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जबकि टीसीआर हमेशा एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं सेल्फ एमएचसी मॉलिक्यूल से। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, यहां पूछा गया है विच इज नॉट ट्रू। टीसीआर इज ए मेम्ब्रेन बाउंड and does not appear as a soluble form as does the BCR। जो TCR होते हैं वो कभी भी सिक्रेटरी नहीं होते हैं, ठीक है, कभी भी सिक्रेट नहीं होते हैं। तो यहां लिखा है TCR is membrane bound and does not appear as a soluble form। soluble form में कभी भी appear नहीं होते हैं as does BCR, जैसा कि BCR होते हैं। और आप जानते हैं बी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद एंटीबॉडी सिक्रीट भी कर देते हैं, सिक्रीट भी करते हैं। तो बीसीआर जो है वो सर्कुलेशन में भी है सेल सरफेस पर। जब एंटीबॉडीज हमारे सर्कुलेशन में है तो जनरली हम एंटीबॉडीज ही कहते हैं, लेकिन जब वो बी सेल के सरफेस पर है तो सरफेस एंटीबॉडीज या बी सेल रिसेप्टर कहते हैं। तो पहला आंसर करेक्ट है। अनलाइक बीसीआर, मोस्ट ऑफ द टीसीआर आर नॉट स्पेसिफिक फॉर एंटीजन एलोन। केवल एंटीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होते हैं, बट फॉर एंटीजन कंबाइंड विथ एमएचसी। जो टीसीआर होते हैं वो एंटीजन और प्लस एमएचसी दोनों के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ये करेक्ट है। जबकि जो बीसीआर होते हैं दे ओनली स्पेसिफिक फॉर एंटीजन, ये एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो ए भी ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्टिवेट सिग्नल ट्रांसडक्शन, बीसीआर associates itself with Ig alpha and Ig beta, whereas TCR associated with CD3। आपको ध्यान रखना है जो BCR है इनकी साइटोप्लाज्मिक टेल बहुत छोटी होती है, इस वजह से जब इनके साथ एंटीजन इंटरैक्ट करते हैं तो सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इनके साथ एक को रिसेप्टर जुड़ा होता है जो दो पॉलीपेप्टाइड का बना है, जिसे हम लोग Ig अल्फा और Ig बीटा कहते हैं, जो सिग्नल ट्रांसडक्शन करता है। तो ये सही है। जबकि टीसीआर के साथ
CD3 जुड़ा होता है, ये भी ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग इंटरेक्शन ऑफ BCR इज मच वीकर देन TCR। यहां पर कह रहा है एंटीजन का जो इंटरेक्शन है बी सेल सरफेस रिसेप्टर से वो कमजोर होता है देन TCR। ये गलत है। एंटीबॉडीज के साथ जो एंटीजन बाइंडिंग एफिनिटी वो हाई होती है, जबकि TCR के साथ जो एंटीजन बाइंड करते हैं उन एंटीजन बाइंडिंग एफिनिटी को हम देखें तो ये बहुत ही लो होती है। तो चौथा ऑप्शन गलत है। हमेशा बी सेल के जो सरफेस रिसेप्टर्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीजन के साथ मजबूती से बाइंड करती हैं। आपको इसे ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें फोर्थ आंसर गलत है। और अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अप्लाइड पूछा गया है। ए माउस वॉज प्राइम्ड विथ ट्राइनाइट्रोफिनाइल लाइपोपॉलीसैकेराइड। एक माइस है जिसे TNP LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड एक माइस है जिसको इन्फेक्ट किया गया है तो ए माउस वाज प्राइम्ड विथ ट्राइनाइट्रोफिनाइल लाइपोपॉलीसैकेराइड LPS, whereas another mouse was primed with TNP keyhole limpet hemocyanin। और एक दूसरा माइस है, उस माइस को उसको इन्फेक्ट किया गया है TNP KLH के साथ। देखिए यहां पर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कर रहा है, माइस है उसमें एक को जो है स्टिमुलेट किया गया है LPS के साथ और दूसरे को स्टिमुलेट किया गया है हीमोसाइनिन के साथ, KLH हीमोसाइनिन, उसके साथ उसे दोनों को स्टिमुलेट किया गया। आफ्टर 3 वीक्स 3 महीने जो है वीक के बाद दीज माइस वर सैक्रिफाइड एंड स्प्लीनिक सेल्स वर फ्रैक्शनेटेड टू B सेल्स एंड T सेल्स। 3 हफ्ते बाद इन माइस की स्प्लीन से इनकी जो सेल्स हैं B और T सेल्स उनको बाहर निकाला गया। ठीक है, तो आप फिर एक बार समझ लें, 2 माइस लिए, एक माइस को TNP LPS के साथ प्राइम किया और दूसरे को TNP KLH के साथ प्राइम किया। प्राइम करने का मतलब है इनको इन्फेक्ट किया, स्टिमुलेट किया। देन इसके बाद इनकी सेल्स को निकाला गया, इनकी B सेल्स और T सेल्स को निकाला। B सेल और T सेल, यहां पर B सेल और T सेल, इन दोनों को आइसोलेट किया दोनों से। अब एग्जामिनर आगे कह रहा है B सेल्स फ्रॉम TNP LPS प्राइम्ड माइस। ये जो B सेल है जिनके साथ B सेल TNP LPS है, LPS, तो इनकी B सेल्स भी LPS के अगेंस्ट में एक्टिवेट हुई होंगी और T सेल्स भी एक्टिवेट हुई होंगी। उसी तरीके से यहां पर जो हमारे ऑप्शन हैं वो मैं ऊपर लिख सकता हूं TNP KLH और TNP KLH, क्योंकि ये KLH एंटीजन से प्राइम्ड है। इस तरह से इनकी B सेल्स और T सेल्स को आइसोलेट किया। अब एग्जामिनर कहता है B सेल्स फ्रॉम TNP LPS प्राइम्ड माइस वर को कल्चर्ड विथ T सेल्स फ्रॉम TNP LPS एंड TNP KLH। जो यहां पर ये B सेल है इसको इसके साथ भी T सेल के साथ इस B सेल को इस T सेल के साथ भी और खुद की T सेल्स के साथ क्या किया गया, कल्चर किया गया। तो जो माइस LPS इंड्यूस्ड था उसकी B सेल को KLH इंड्यूस्ड T सेल्स और खुद की T सेल्स के साथ कल्चर किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा है
co-cultured with T cells from primed mice. Similarly, B cells from TNP KLH, इस B cells की बात हो रही है। जो KLH प्राइम्ड माइस था उसकी B सेल को एक तो जो LPS प्राइम्ड माइस है उसकी T सेल के साथ कल्चर किया और खुद की T सेल्स के साथ कल्चर किया, अर्थात क्रॉस कल्चरिंग यहां पर कर रहे हैं, खुद के साथ भी किया और दूसरे के साथ भी किया। ये क्वेश्चन यहां तक किया गया है। Cultured with the T cells from TLPS mice primed with mice, so we have 4 co-cultures। इस तरह से 4 co-cultures हो जाते हैं। आगे नीचे क्वेश्चन दिया है, among these co-cultures where do you expect the highest IgG production। यदि हम यहां पर देखें तो लिखा है IgG प्रोडक्शन, तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है और पहले लाइन से ही सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसको देखें तो ये दिया हुआ है LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड और यहां पर दिया हुआ है हीमोसाइनिन, ठीक है, की होल लिम्पेड हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन एक प्रोटीन है जबकि LPS एक लाइपोपॉलीसैकेराइड है। इसका मतलब हीमोसाइनिन एक पावरफुल एंटीजन है और जो पावरफुल एंटीजन होते हैं उन्हीं के अगेंस्ट में क्लास स्विचिंग होती है और IgG बनती है। तो पहला ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो LPS के अगेंस्ट में तो बनना ही नहीं है। तो बचा कौन? KLH। और KLH बनने के लिए T सेल्स केवल स्पेसिफिक नहीं होती हैं अपने एंटीजन के लिए बल्कि अपने MSC के लिए। तो ये T सेल्स अपनी ही B सेल से एंटीजन को रिसीव करेंगी। B सेल्स आर आल्सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें B सेल और T सेल KLH प्राइम्ड हो वही हाईएस्ट IgG प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो यहां पर देखिए B TNP LPS और T TNP LPS ये कॉम्बिनेशन तो करेक्ट है, लेकिन यहां पर IgG का प्रोडक्शन हाईएस्ट नहीं होगा क्योंकि ये एंटीजन कमजोर है। यहां पर यदि हम देखें तो TNP LPS B सेल हैं और TNP KLH T सेल्स हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन ही गलत है। यहां पर B सेल्स TNP KLH प्राइम्ड है जबकि T सेल्स TNP LPS है, ये भी गलत है। यहां पर B सेल TNP KLH और यहां पर T सेल TNP KLH, जो D कॉम्बिनेशन है वो पावरफुल होगा, अर्थात जो B सेल और T सेल का ये कॉम्बिनेशन है ये सबसे इफेक्टिव कॉम्बिनेशन होगा IgG प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि इम्यूनोलॉजी में जो हम लोग आते हैं सेल्स की स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से ये अप्लाइड क्वेश्चन जरूर था, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते थे एंटीजन से। जैसे ही हमने एंटीजन देखा वैसे ही डिसाइड हो गया। इम्यून रिस्पॉन्स एंटीजन पर बेस्ड होता है। यदि LPS है तो ये कमजोर एंटीजन है, हीमोसाइनिन एक प्रोटीनिशियस एंटीजन है, पावरफुल एंटीजन है। तो यहीं से डिसाइड हो गया जो LPS है उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर होगा और KLH के अगेंस्ट में पावरफुल होगा। तो ये तो डिसाइड KLH से हो गया। दूसरा पॉइंट ये आता है कि T सेल्स अपनी ही सेल से एंटीजन को रिसीव करती हैं। तो ये देखिए KLH प्राइम T सेल है तो KLH प्राइम्ड B सेल से एंटीजन रिसीव करेंगे। तो ये सिंपल सा MSC रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहां पर एक सेल डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है। दिया हुआ CD4 plus T cells are co-cultured with macrophages in presence of immobilized anti-CD3 antibody under 4 different conditions। 4 डिफरेंट कंडीशंस हैं और T सेल्स को अलग अलग कंडीशन में यहां पर को कल्चर किया गया है। तो ये TH सेल है, CD4 पॉजिटिव T सेल है और इनको कल्चर किया गया है मैक्रोफाज के साथ, को कल्चर किया गया है और साथ में एंटी CD3 एंटीबॉडीज हैं। तो CD3 T सेल का एक सरफेस रिसेप्टर है, को रिसेप्टर है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए है और CD3 एंटीबॉडी है। कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, आप समझ सकते हैं। ये TH सेल है और ये TCR है। TCR से एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे और एंटीजन का रिकॉग्निशन
ये मैक्रोफाज है। मैक्रोफाज के सरफेस पर B7 और T सेल का जो रिसेप्टर है वो होगा CD21। B7 CD28, ये CD4 रिसेप्टर है कुछ इस तरीके से। तो एक टी सेल को कल्चर किया गया है मैक्रोफाज के साथ और साथ में इमोबिलाइज्ड एंटी CD3 एंटीबॉडी है अंडर 4 डिफरेंट कंडीशन। और टी सेल का एक सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग रिसेप्टर होता है जिसे हम लोग CD3 के नाम से जानते हैं। ये सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग रिसेप्टर है, ये TCR का को रिसेप्टर है जो सिग्नल को ट्रांसड्यूस करता है। तो इसके ये CD3 एंटीबॉडीज के बारे में बता रहा है, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज हैं। कुछ इस तरह की कंडीशंस हमें दी गई है। बेसिकली जो मैंने यहां पर रिसेप्टर्स बनाए हुए हैं वो टी सेल एक्टिवेशन के रिगार्डिंग बनाए गए हैं कि टी सेल का एक्टिवेशन कैसे होता है। तो किसी भी टी सेल को एक्टिवेट होने के लिए सबसे पहला तो एंटीजन उसे प्रोवाइड किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए सेल्फ MHC मॉलिक्यूल से, और देन टी सेल के अपने CD28, CD4 और CD3 जैसे रिसेप्टर्स जब इंगेज होते हैं तब जाकर के इसका एक्टिवेशन होता है। तो ये इस तरह से सिंपल रिसेप्टर्स हैं। साथ में ही डिफरेंशिएटिंग साइटोकाइंस होते हैं कि टी सेल जब एक्टिवेट हो रही है तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे साइटोकाइंस कौन से हैं। तो बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट टी सेल एक्टिवेशन का है। लेकिन आप ओवरऑल इतना समझें अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से कि एक टी सेल जिसको मैक्रोफाज एंटीजन प्रेजेंट करेगी उसको 4 डिफरेंट कंडीशंस में रखा गया है और यहां पर हमें इंटरल्यूकिन्स के प्रोडक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं आगे तक थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूं। टी सेल्स जब एक्टिवेट होती हैं तो वो अपने आप को कई अलग अलग तरह की हेल्पर सेल्स, स्पेशली TH सेल कई अलग अलग तरह की हेल्पर सेल्स में अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकती, बदल सकती। और इन हेल्पर सेल्स का काम होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है साइटोकाइन सिक्रीट करना। और जिस तरह की वो अलग अलग तरह की सेल में डिफरेंशिएट होगी तो साइटोकाइन जो पैनल होगा, अलग अलग जो साइटोकाइन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, अलग अलग सेल से, वो अलग तरह की इम्यूनिटी को प्रमोट करेंगे। तो जब एंटीजन इंट्रासेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, या फंगल इन्फेक्शन है, या इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है, तो हमें अलग अलग तरह की TH सेल का फंक्शन चाहिए, उनके अलग अलग साइटोकाइंस चाहिए। लेकिन ये सब कैसे होता है? एक बड़ी सिंक्रोनस वे में, एक जो है बहुत ही रेगुलेटेड वे में टी सेल का एक्टिवेशन होता है। तो वहां पर इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है साइटोकाइंस का। तो इस तरह से एक TH सेल के डिफरेंशिएशन को यहां पर दिया गया है डिफरेंट कंडीशन में। पहली कंडीशन है इंटरल्यूकिन 4। टी सेल का डिफरेंशिएशन है इंटरल्यूकिन 4 प्लस एंटी IFN गामा एंटीबॉडी, अर्थात इंटरल्यूकिन 4 ही काम करे, IFN गामा एंटीबॉडी काम न करे, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमने एंटीबॉडीज दे दी गई। तो पहला जो आंसर है, जो ए ऑप्शन है, जो कंडीशन है, आप ये समझ लें कि इंटरल्यूकिन 4 के साथ इसके डिफरेंशिएशन प्रोसेस की स्टडी करना है। दूसरा है इंटरल्यूकिन 12 एंड एंटी इंटरल्यूकिन 4 एंटीबॉडी, अर्थात दूसरे बी ऑप्शन में इंटरल्यूकिन 2 फंक्शन करेगा, इंटरल्यूकिन 4 नहीं कर पाएगा। तीसरा है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर TGF बीटा, तो सी आंसर में TGF बीटा दिया गया है। और जो डी आंसर है वो है TGF बीटा एंड इंटरल्यूकिन 6। 4 हमको इस तरह से अलग अलग कंडीशंस में टी सेल डिफरेंशिएशन के बारे में बताया गया है। For 3 rounds to induce T helper cells differentiation identifiable by cytokines they express predominantly. Which one of the following is the most likely combination of predominant cytokines expressed in culture? तो ये बहुत ही आसान है, सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। मैं ओवरऑल इसको यहां पर कुछ इस तरीके से बना देता हूं। ये एक एक्टिवेटेड TH सेल है, आप ये समझ लें। जब इस एक्टिवेटेड TH सेल को अलग अलग साइटोकाइंस में हम लोग स्टडी करेंगे तो इसकी अलग अलग इफेक्टर सेल्स में कन्वर्जन हो सकता है। पहले तो आप ये समझ लें, जो TH सेल है वो TH1 सेल में बदल सकती है। इसका डिफरेंशिएशन
TH2 सेल में हो सकता है। इसका डिफरेंशिएशन TH17 में हो सकता है। इसी टी सेल का डिफरेंशिएशन TH रेगुलेटरी में हो सकता है, TH रेगुलेटरी, और ये टी सेल अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है TH फॉलिकुलर हेल्पर सेल में भी इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो एक एंटीजन इंड्यूस्ड टी सेल कई अलग अलग तरह की इफेक्टर सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है, लेकिन वो एक समय पर किसी एक ही सेल में डिफरेंशिएट होगी, आपको ध्यान रखना है। और ये डिफरेंशिएशन डिपेंड करता है कि उस एनवायरनमेंट में कौन सा साइटोकाइन प्रेजेंट है। जैसे TH1, यदि इंटरल्यूकिन 12 और IFN गामा है तो TH सेल का डिफरेंशिएशन TH1 में होता है। यदि TH सेल को हम इंटरल्यूकिन 4 की प्रेजेंस में डिफरेंशिएशन की स्टडी करेंगे तो हमेशा वो TH2 में डिफरेंशिएट होती है। यदि हम TH17 की बात करें तो TH17 का डिफरेंशिएशन होता है जब TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 6 प्रेजेंट हो, और THR का डिफरेंशिएशन होता है जब प्रेजेंट हो TGF बीटा, और TH फॉलिकुलर हेल्पर सेल का डिफरेंशिएशन होता है जब इंटरल्यूकिन 6 प्रेजेंट हो। तो ये इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन है, जरा देखिए इंटरल्यूकिन 4, यहां पर इंटरल्यूकिन 4 है तो ए आंसर, और एंटी IFN एंटीबॉडी है। यहां पर इंटरल्यूकिन 4 भी दिया है एक ऑप्शन में, और लेकिन एंटीबॉडीज भी दी गई हैं IFN गामा के अगेंस्ट में। तो जो ए ऑप्शन है उसमें इंटरल्यूकिन 4 है, और ऐसी कंडीशन में TH सेल का डिफरेंशिएशन होगा TH2 में, और TH2 के जो साइटोकाइंस होते हैं वो इंटरल्यूकिन 4 हैं, इंटरल्यूकिन 5, 6 और 13, ये इसके मेजर साइटोकाइंस हैं। इंटरल्यूकिन 12 और IFN की प्रेजेंस में यहां इंटरल्यूकिन 12 दिया, इंटरल्यूकिन 4 के अगेंस्ट में एंटीबॉडी, इसका TH1 में डिफरेंशिएशन होगा, और इसका जो मेन साइटोकाइन है वो है इंटरल्यूकिन 2 और IFN गामा। इंटरल्यूकिन 2 और IFN गामा इसके मेन साइटोकाइन है। TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 6 की प्रेजेंस में TH सेल का डिफरेंशिएशन होता है TH17 में, और ये सिक्रीट करता है इंटरल्यूकिन 17 जो इफेक्टिव सेल है फंगल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में। जो TGF बीटा है ये TH रेगुलेटरी सेल्स, और TH रेगुलेटरी सेल सिक्रीट करती हैं इंटरल्यूकिन 10 जो इम्यून सप्रेशन करती हैं, और वो फॉलिकुलर हेल्पर है। जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं वहां पर ये बी सेल एक्टिवेशन में सपोर्ट करती हैं। तो ये अलग अलग हमें ट्रीटमेंट दिए गए थे, उसी के बेस पर हमें सेलेक्ट करना था कौन से ट्रीटमेंट में क्या होगा। तो जो ए है उसमें इंटरल्यूकिन 4 मिलेगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो ए ऑप्शन है वो इंटरल्यूकिन 4 से रिलेटेड है, तो इंटरल्यूकिन 4 यहां पर है। जो बी आंसर है वो इंटरल्यूकिन 12 है, और इंटरल्यूकिन 12 TH1 और सिक्रीशन होगा IFN गामा का, तो ये IFN गामा है। सी आंसर देखिए ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर TGF बीटा टी रेगुलेटरी सेल्स को, और टी रेगुलेटरी सेल्स सिक्रीट करती हैं इंटरल्यूकिन 10, और लास्ट है TGF बीटा एंड इंटरल्यूकिन 6। TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 6 TH17 को, TH17 सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 17 को। इस तरह से इस क्वेश्चन का पहला आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर जो वैक्सीनेशन से दिया गया है, पर्टिकुलर इन्फेक्शन और वैक्सीन किस तरह की डिजाइन होनी चाहिए। ए रिसर्चर वांट टू इम्यूनाइज इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया विथ वायरल इन्फेक्शन। एक वहां के एक रिसर्चर है वो इम्यूनाइज करना चाहता है इंडिविजुअल्स को एक पर्टिकुलर एरिया के, जो वहां जहां पर एक तरह का वायरल इन्फेक्शन प्रीडोमिनेंट हो सकता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां अलग अलग तरह के
वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो एक रिसर्चर हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन कर रहा है, चाहता है कि एक एरिया के इंडिविजुअल्स को इम्यूनाइज करे, उनमें वो वैक्सीन इंजेक्ट करके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे। द रिसर्चर डेवलप 2 डिफरेंट वैक्सीन टाइप्स। एक रिसर्चर ने वैक्सीन के 2 टाइप डेवलप किए हैं, एक टाइप ए है और दूसरा टाइप बी है। विच ऑफ द विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जब कुछ प्रॉपर्टीज वैक्सीन की हैं, जैसे when vaccine type A specific for viral strain is administered to individuals, they develop strong neutralizing antibody response। यहां पर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा हाई है। जब वैक्सीन ए इंडिविजुअल्स को दी गई तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ज्यादा है, अर्थात तेजी से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ। तो when vaccine A specific for viral strain is administered to individuals, they develop strong neutralizing antibody response with poor immunological memory। लेकिन यहां पर जो मेमोरी है वो वीक है। अब इसको समझना है, तो जो वैक्सीन ए है जब बॉडी में इंजेक्ट करी जाती है तो एंटीबॉडीज तो तेजी से बनती हैं, लेकिन जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है वायरस के अगेंस्ट में वो बेहतर नहीं है। ये वैक्सीन ए का कैरेक्टर है। अब दूसरी तरफ आते हैं, वैक्सीन बी को देखते हैं क्या कैरेक्टर है वैक्सीन बी के। When vaccine type B specific for viral strain is administered to individual, they fail to develop circulating antibody। यहां पर एंटीबॉडी प्रोडक्शन तो नहीं हुआ, एंटीबॉडी को तो प्रोड्यूस करने में ये सक्षम नहीं हुए। रिस्पॉन्स डेवलप जो है सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एट द टाइम ऑफ इंफेक्शन, बट दे डेवलप स्ट्रॉन्ग इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। लेकिन यहां पर जो मेमोरी रिस्पॉन्स है वो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। ये इसका एक कैरेक्टर है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। इफ 2 वायरल स्ट्रेन्स V1 एंड V2, V1 का कैरेक्टर क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 days, और दूसरा वायरस स्ट्रेन है इंक्यूबेशन पीरियड इज 15 days, आर लाइकली टू इन्फेक्ट द एरिया। अब हमारा एग्जामिनर कह रहा है 2 वायरल स्ट्रेन है V1 और V2। एक वायरल स्ट्रेन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 दिन है और दूसरे वायरल स्ट्रेन का इंक्यूबेशन पीरियड 15 दिन है उस एरिया में। नीचे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कॉम्बिनेशन वुड बी प्रोवाइड मैक्सिमम इम्यूनाइजेशन। कौन सा वैक्सीनेशन कॉन्सेप्ट मैक्सिमम इम्यूनाइजेशन हमें प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आप ध्यान दें। वैक्सीन 2 तरह की हैं, एक ए है और एक बी है। ए का कैरेक्टर ये है कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स तो पावरफुल है लेकिन मेमोरी नहीं है। बी का कैरेक्टर ये है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है लेकिन मेमोरी अच्छी है। तो आप जरा समझें, वायरस भी 2 तरह के हैं। एक वो वायरस है जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड 2 दिन का, अर्थात वायरस के इन्फेक्शन के 2 दिन के साथ ही उसमें साइन और सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, अर्थात वो व्यक्ति बीमार नजर आने लगेगा। और एक वायरस V2 है जिसमें 15 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, वायरस को डिजीज डेवलप करने में 15 दिन लगेंगे। इसका मतलब जिस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कम है उसको यदि हमें बीमारी से रोकना है, बीमारी कॉज करने से रोकना है, तो तुरंत एंटीबॉडी देना होगा। अर्थात जो V1 है, V1 के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा जो वैक्सीन A है वो V1 के लिए बहुत इफेक्टिव होगा, और जो वैक्सीन B है, बी टाइप है, ये इफेक्टिव होगा V2 के लिए, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा है, ये मेमोरी ट्रिगर कर देगा, और एक बार इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप हो गई तो वायरस को इन्फेक्शन कॉज करने में परेशानी होगी। तो यहां पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कॉम्बिनेशन वुड प्रोवाइड मैक्सिमम इम्यूनाइजेशन। तो V1
स्पेसिफिक टाइप ए एंड V1 स्पेसिफिक टाइप बी। तो इसमें दोनों में कह रहा है जो टाइप ए है वो B1 स्पेसिफिक होनी चाहिए। और आप एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लें, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कॉम्बिनेशन वुड प्रोवाइड मैक्सिमम इम्यूनाइजेशन, कौन सा वैक्सीन कॉम्बिनेशन है जो मैक्सिमम इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर V1 वायरस से और स्पेसिफिक टाइप ए वैक्सीन के बारे में, एंड V1 स्पेसिफिक टाइप बी। नहीं, ऐसा नहीं है, B1 स्पेसिफिक टाइप ए एंड B2 स्पेसिफिक टाइप बी। और यहां पर देखिए V2 टाइप स्पेसिफिक ए और B1 स्पेसिफिक टाइप बी के लिए है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं सही है। दूसरा एक ऐसा जो सेकेंड ऑप्शन है वो बहुत ही इफेक्टिव है। यदि हम एक को यूज करें B1 के अगेंस्ट में तो हमें एंटीबॉडीज मिलेंगी और हम इन्फेक्शन कॉज करने से रोकेंगे, और B2 को यदि हम बी को यूज करें V2 के अगेंस्ट में तो स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स तो नहीं होगा, लेकिन मेमोरी की वजह से वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकेंड आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था।